प्रधानमंत्री जी के लिए चुनौती विपक्ष होगा या फिर खुद संघ होगा या फिर खुद बीजेपी होगी, क्या लगता है आपको? देखिए, आज की तारीख में मैं इस बात से सहमत हूँ पूरी तरह कि आज की तारीख में अभी हम कहें कि क्या चैलेंज है, तो अभी तो कोई चैलेंज नहीं है। अपोजिशन की जो चर्निंग है 2024 को देखते हुए, वो अभी उससे कोई कंप्लीट शक्ल नहीं ले ली, उसकी एक प्रोसेस है। ये कैसे स्टार्ट हो रही है, वो स्टार्ट हो रही है, लेकिन स्टार्ट भी बड़ी धूमिल स्टार्टिंग है उसकी। कोई कांग्रेस पार्टी ने अपना जरूर एक मजबूत शक्ति दिखाई है, और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की लीडरशिप को एक बार बहुत मजबूती से कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ी है। लेकिन मोदी जी का जो सोए हुए में भी वो राजनीति करते हैं, और उनके लोग जो आधी रात अंधेरा हो जाते तो हम सब लोग सो जाते हैं, इवन पत्रकार भी सो जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में या उनकी जो सेना है, आर्मी है, वो उसके बाद अगले दिन का धमाका क्या करना है, कैसे करना है, कौन से दाव पेच ग्लोबली रचे जाएंगे, उनकी तैयारी में वो लोग जुटे रहते हैं। और एक बार एक निष्क्रिय जो है ना, एक अभी तक तो पिछले 8-9 साल हो गए पूरा निष्क्रिय विपक्ष बीजेपी को विरासत में मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज की तारीख में भी जो अपोजिशन के जो जो क्षेत्रीय टुकड़े जिसको कहते हैं बी टीम के तौर पर, वो बी टीम के तौर पर जो भी लोग इमर्ज कर रहे हैं, और जो भी एक जलसा हुआ था तेलंगाना में, तो वो भी एक किस्म से अच्छी खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए है आज की तारीख में। देखिए, जहां तक आरएसएस के भीतर का प्रश्न है, मैं ये मानता हूं कि आरएसएस पूरी तरह एज ऑन टुडे पूरी तरह सरेंडर्ड है मोदी के सामने। वो आरएसएस नहीं है सुदर्शन जी वाली कि उन्होंने अटल जी जैसे लोकप्रिय जन जन के प्रधानमंत्री, ताकतवर प्रधानमंत्री को उन्होंने जो है छींटाकशी कर दी थी, चुटकी मार दी थी, और बड़े असहज हो गए थे अटल जी सुदर्शन जी की टिप्पणियों से। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इस तरह से होता था कि आरएसएस बहुत अपनी ताकत दिखा रही है। लेकिन आपने देखा होगा पिछले 8-9 साल से जो आरएसएस का जो सरेंडर्ड है, जो एकदम आत्मसमर्पण जिसको कहते हैं, किसी भी नीति पर हल्का फुल्का एक तड़का जरूर दिया होगा, लेकिन किसी भी नीति पर आरएसएस की जो रीढ़ है वो दिखाई नहीं पड़ी कि आरएसएस की कोई रीढ़ है। और आरएसएस कोई आगे का रास्ता दिखाने के लिए, या हुई आफ्टर मोदी, अभी आज आज की तारीख में क्या हालत है कि मोदी और पीएमओ ने ना तो किसी मंत्री की कोई कोई इंडिपेंडेंट कोई इमेज बनी हुई है आज की तारीख में। कोई मंत्री आज की तारीख में किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी पत्रकार से ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर ले। ड्राइंग रूम में, बेडरूम में कोई बात नहीं करता। मैं अरुण जेटली के दौर की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अरुण जेटली बहुत ज्यादा वो इंटेलेक्चुअल थे, वो कई तरह के विश्लेषण देते थे, और कई विश्लेषण वो पार्टी की कमियों को भी बताते थे कि ऐसा ऐसा है। और बड़ा अफसोस है कि अरुण जेटली के जाने के बाद मीडिया का जो कई तरह का जो मीडिया के लोग, पत्रकार, जो एक खिड़की होती थी बीजेपी और देश के बीच में, मीडिया को अपरोक्ष रूप से में, अप्रत्यक्ष रूप में चीजें संकेतों के रूप में बताना कि ठीक नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, ये कमियां हो रही हैं। आज मुझे बताइए कि आरएसएस जो है कि जो रीढ़ है, वो अगर आरएसएस में कोई रीढ़ बची है, तो एक पूंजीपति, एक औद्योगिक, इतना बड़ा आपने औद्योगिक घराना जो तीसरे कहीं किसी की गिनती नहीं है, और अभी तो 15 जो टॉप टैक्स पेयर कंपनीज हैं सरकारी और गैर सरकारी, उसमें 15 में भी अडानी का नाम नहीं है। उसको आपने कितना खुली छूट दी, खुली लूट का, कहीं कोई नियम कायदा लागू नहीं होता है। और आज जो 20,000 करोड़ का जो 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 ये मिला है, सौगात मिली है, उनका जो आईपीओ था, उसको क्या, जो फॉरेन से आया है, वो विदेश गल्फ से आया है, वो तो क्या बिना सरकार के सपोर्ट के आ गया वो तो वो बिना, अगर कोई सरकार सपोर्ट नहीं कर रही होती तो आपकी हिम्मत थी, अगर आपके खिलाफ कल जो भी सारी चीजें हैं
कि आपके खिलाफ मुकदमा कायम होना, आपके खिलाफ चीटिंग के केस दर्ज होना, आपके खिलाफ तो तमाम तरह की चीजें, हम ये नहीं कह रहे, ये तो सुब्रह्मण्य स्वामी जाकर के पूछिए, किसी समय सुब्रह्मण्य स्वामी जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और ट्वीट तो वो डेली कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं देश की। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कोई असहज स्थिति प्रधानमंत्री मोदी के लिए नहीं है, और वो मैंने ये देखा है उनको, जब मैंने वॉच किया पिछले 2 दशक में, मुख्यमंत्री के रूप में तो मैं बहुत ज्यादा नहीं उनसे इन्वॉल्व था, लेकिन जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री बनने के पहले 2010 के बाद जो आम आदमी पार्टी का जो इमरजेंस हुआ है और उनकी जो एक्टिविटीज, जिस तरह से उन्होंने एक एक करके जो बीजेपी के टॉप 10 लीडर्स थे उनको एक एक करके जिस तरह से बाहर किया है, उससे ये साबित होता है कि ये जो भी संकट उनके सामने आया है, ये ज्यादा बड़ा संकट नहीं है। गुजरात चुनाव जीतने से बड़ा संकट ये नहीं है। जो वो गुजरात चुनाव तमाम तरह की उलटबाजियों के बावजूद भी गुजरात का चुनाव ऐतिहासिक बहुमत से जीत सकते हैं, वो चाहे ईवीएम। अभी अभी मैं एक बात और कहकर के अपनी बात खत्म करूंगा कि मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो अपोजिशन पार्टीज हैं, चाहे वो बी टीम हो या ए टीम हो, मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर ईवीएम के थ्रू अपोजिशन ने ईवीएम का बाइकआउट नहीं किया अखिल भारतीय स्तर पर, तो आप बीजेपी को और इनकी जो मशीन है, इनका जो मैकेनिज्म है, जिसको कहते हैं लोकतंत्र के अपहरण करने का, हाईजैक करने का, डेमोक्रेसी को हाईजैक करने का, कई स्टेज है उसकी। आप पहले चुनाव प्रक्रिया में वोटिंग लिस्ट से हाईजैक करते हैं, पूरा हजारों हजार मतदाता सूचियों से लोगों के नाम गायब होते हैं, उसके बाद चुनाव होते हैं, चुनाव होने के बाद लोग कहते साहब हम रिपोर्टर जाते हैं, वो कहते साहब जीतने का सवाल ही नहीं उठता, पता लगा कि वहां आप 30,000 से विधानसभा सीट जीत गए, और किसी का कोई चैलेंज। अच्छा, अभी ईवीएम का जो बूथ है, बूथ पर एजेंट को नहीं बैठने देते, एजेंट जो है भगा देते हैं बाहर से। तो ये जो पूरा सिस्टम है, तो ईवीएम से आप सारी दुनिया भी आपके पक्ष में खड़ी हो जाएगी। आप ईवीएम से, तो ईवीएम के जरिए अगर ईवीएम कंटिन्यू रहा और ईवीएम के बारे में कोई डिसिसिव निर्णायक फैसला अगर अपोजिशन पार्टी ने नहीं लिया, तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होंगे। और भारतीय जनता पार्टी को इतनी आसानी से, मैं नहीं कह रहा हूं कि आसानी से, इतनी आसानी से सत्ता से हटाना या अपदस्थ करना या डेमोक्रेटिक तरीके से या मतदान जो बूथ है उनके जरिए हराना, मुझे नहीं लगता कि बहुत मुमकिन हो पाएगा।